गुड मॉर्निंग क्लास 7। हमारा चैप्टर रह गया था और पास का चैप्टर नंबर 4 द मुगल एम्पायर यानी मुगल साम्राज्य। इसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था और जो मुगल एम्पायर थे उसके बारे में बाबर पढ़ लिया था, हुमायूं और अकबर। आज हम पढ़ेंगे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पेज नंबर 49 से। जहांगीर का जो शासनकाल था वो था 1605 से 1627। मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट बाय अकबर कंटिन्यू, यानी अकबर के द्वारा जो चलाए गए थे सैन्य अभियान वो आगे बढ़ाया गया। द सिसोदिया रूलर्स ऑफ मेवाड़, जो सिसोदिया शासक थे मेवाड़ के, अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस, उन्होंने जो मुगल की जो सेवा थी वो स्वीकार कर ली थी। लेस सक्सेसफुल कैंपेन अगेंस्ट द सिख द अहमदनगर फॉलो, यानी कि इसके बाद जो सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए थे। प्रिंस खुर्रम द फ्यूचर एम्पायर शाहजहां रेम्बल्ड इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रिजन, यानी जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, द एफर्ट ऑफ नूरजहां, जहांगीर्स वाइफ, द मार्जिनस हिम वर अनसक्सेसफुल, यानी कि जो बाद में राजा बना था कौन, खुर्रम, जिसे शाहजहां के नाम से कहा गया, उसने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया जो कि असफल रहा था। शाहजहां 1627 से 1658। मुगल कैंपेन्स कंटिन्यू इन द डेक्कन अंडर शाहजहां, यानी कि दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। द अफगान नोबल खान जहान लोदी रेम्बल्ड एंड वॉज डिफीटेड, यानी कि अफगान अभिजात खान जो जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। कैंपेन वर लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर, यानी अहमदनगर के विरुद्ध अभियान चालू किया गया। द बंडल्स वर डिफीटेड एंड उज्बेक साइज्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी कि जो इन्होंने जो स्टार्ट किया था अभियान वो मतलब और आगे बढ़ा और अभियान चालू किया गया किसके खिलाफ, अहमदनगर के खिलाफ। जो बुंदेल्स थे वो पराजित हुए और उन्होंने कब्जा करने के लिए उज्बेकों के खिलाफ अभियान शुरू किया और उसमें असफल रहे। बल्क द कैंपेन इन साइजेस बल्क फ्रॉम द उज्बेक वॉज अनसक्सेसफुल एंड वॉज लॉस्ट इन सफाविद, यानी कि जो उन्होंने आगे के लिए अभियान चालू किए थे कांधार के लिए, कांधार वॉज लॉस्ट टू द सफाविद, सफाविदों से जो कांधार था वो छूट चुका था, यानी कि वो मुगलों के हाथ लग चुका था। In 1632, Ahmednagar was finally accessed and the Bijapur force struck and peace, यानी कि 1632 के अंत में अहमदनगर को मुगल के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। In 1657 to 1658, there was conflict over succession amongst Shahjahan's sons, यानी कि 1657 से 1658 के बीच में जो शाहजहां के बच्चे थे यानी उनके जो पुत्र थे उनके बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध होने लगा, यानी वो झगड़ा शुरू कर दिया था। औरंगजेब was victorious and his 3 brothers including दारा शिकोह were killed, यानी कि जो औरंगजेब की विजय हुई और जो दारा शिकोह समेत जो बाकी के भाई थे वो सब मारे गए। शाहजहां वॉज इम्प्रेस्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा, यानी कि जो शाहजहां था उसने बाकी की जो अपनी ज़िंदगी थी, बाकी की जो उसकी
लाइफ बची थी वो आगरा में ही व्यतीत करी, यानी कि उसको आगरा में कैद कर लिया था। किसने? उसके पुत्र ने ही उसको कैद कर लिया था आगरा में और वहाँ जेल में बंद कर दिया था। औरंगजेब का शासनकाल था 1658 से 1707। इन द नॉर्थ ईस्ट द अहोम was defeated in 1663 but rebelled again in the 1680, यानी कि 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया गया। कैंपेन इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफई एंड द सिख्स वर टेम्परेरी सक्सेसफुल, यानी कि उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियान की अस्थायी सफलता मिली। मुगल इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द राठौड़ राजपूत ऑफ मेवाड़ लेड टू देयर रिबेलियन, यानी कि जो मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों के मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया, इसका कारण था कि उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मुगलों में मुगलों का हस्तक्षेप करना। कैंपेन अगेंस्ट द मराठा चीफ्टेन्स शिवाजी वॉर इनिशियली सक्सेसफुल, यानी कि जो मराठा सरदार थे शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे। बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी हु एस्केप्ड फ्रॉम आगरा, declared himself an independent king and resumed his campaign against the Mughals, यानी कि जो औरंगजेब थे उन्होंने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल के कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाया। प्रिंस अकबर rebelled against Aurangzeb and received support from the Marathas and the Deccan Sultanate, यानी कि जो राजकुमार अकबर था उसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठा और दक्कन की सल्तनत से सहायता मिली। He finally fell to सफाविद ईरान, यानी कि अंत में वह सफाविद ईरान से भाग गया। After Akbar rebelled, Aurangzeb sent armies against the Deccan Sultanate. Bijapur was exited in 1685 and Golconda in 1687, यानी कि अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी और 1665 में बीजापुर और 1668 में गोलकुंडा मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया था। From 1698, Aurangzeb personally managed campaign in Deccan against the Marathas, who started guerrilla warfare, यानी कि बाद में जो मराठाओं की जो छापामार पद्धति थी उसका उपयोग कर रहे थे, उसके विरुद्ध औरंगजेब ने स्वयं ही इसका प्रबंध किया, यानी उनके खिलाफ एक सैन्य अभियान चलाया। औरंगजेब also had to face the rebels in North India of Sikh, Jat and Sanatini in the northeast of Ahoms and in the Deccan of Marathas. His death was followed by the succession conflicts amongst his son, यानी औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सनातनियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। जो औरंगजेब था उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया था, यानी उसकी मृत्यु के बाद उसके जो पुत्र थे उनके बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हो गया था। मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, यानी कि जो उत्तराधिकार था, उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं क्या थी? The Mughals did not believe in the rules of primogeniture, where the eldest son
inherited his father's estate. Instead, they are followed the Mughals and Tamil custom of competency inheritance or division of the inheritance amongst all the sons. यानी कि जो मुगल थे उनके बीच में ये जो ज्येष्ठाधिकार होता था, यानी कि जो राजा है उसका बड़ा पुत्र ही राजा बनेगा, इसमें ये लोग विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे सहयावाद की मुगल और तैमूर वंशों का प्रयोग को ही अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। Follow the highlighted passage in table 1 and note the evidence of tribulation by Mughal prince। यानी कि जो मुगल जो हमारे को टेबल 1 दे रखी है, टेबल 1 में दिए गए उदाहरणों को पढ़िए और जो मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। Which do you think is a fair division of inheritance, promotions और corporacy? यानी कि जो आपके अनुसार उत्तराधिकारी का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या सहयावाद, यानी कि ये कौन सा, आप किस चीज को सही मानते हैं कि राजा का बड़ा पुत्र ही राजा बनना चाहिए या किसी और चीज को आप सही मानते हैं? मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स, मुगलों के जो अन्य शासकों के साथ संबंध थे वो किस तरह के थे? टेक अ लुक एट टेबल वंस अगेन। आप एक बार फिर से टेबल 1 की तरफ देखिए। यू विल नोटिस दैट द मुगल रूलर कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर ऑथोरिटी। यानी कि आप उसमें देखिए कि जो मुगलों के जो शासक थे उनके द्वारा लगातार चलाए गए अभियानों के बाद भी जो दूसरे शासकों ने, दूसरे राज्य के जो शासक थे उन्होंने उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। बट एज द मुगल्स बिकम पावरफुल मैनी अदर रूलर आल्सो जॉइन देम वॉलेंटरी। यानी कि जो धीरे धीरे जो मुगलों की शक्ति थी वो बहुत ही बढ़ती गई, वो बहुत ही पावरफुल हो गए। उस शक्तिशाली बनने के बाद कई राजाओं ने उनकी जो सत्ता थी उसको स्वीकार कर लिया था। द राजपूत आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। जो राजपूत थे उनको देखकर हम ये कह सकते हैं कि वो लोग एक अच्छा उदाहरण रहे हैं। मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज एंड रिसीव्ड हाई पोजीशन बट मैनी रीइंस्टेड एज वेल। यानी कि जो राजपूत थे उन लोगों ने अपनी पुत्रियों का विवाह जो मुगलों के साथ किया और एक मुगल के जो शासन में एक अच्छा पद भी प्राप्त किया था, लेकिन फिर भी कई लोगों ने उसका विरोध किया था। The Sisodia Rajputs of Mewar refused to accept Mughal authority for a long time। यानी कि जो सिसोदिया राजपूत थे मेवाड़ के, उन्होंने इनकार कर दिया था मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने के लिए बहुत ही लंबे समय तक। Once defeated, however, they were honorably treated by the Mughals, given their lands back as the assignment। यानी कि जब उन्होंने युद्ध हुआ उन दोनों के बीच में तो वो लोग हार चुके थे, सिसोदिया वंश। हारने के बाद उन्होंने जो मुगलों की सत्ता थी उसको स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद जो मुगल थे उन्होंने बहुत ही प्यार से उन्हें जो उनका जो राज्य था वो लौटा दिया और उन्होंने उनको मतलब राजपूत को उनका कार्यभार उन्हें संभाल दिया था। The carefully balance between defeating but not humiliating their opponents enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains। यानी कि पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव जमा पाए थे। But it was difficult to keep this
बैलेंस ऑल द टाइम, लेकिन ऐसा ही चलते रहना, ऐसा ही बैलेंस बना के रखना बहुत ही आगे के समय के लिए बहुत ही मुश्किल होता गया। लुक एट टेबल 1 अगेन, आप टेबल 1 को फिर से देखिए। नोट द औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी व्हेन ही कम टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी, यानी कि आप टेबल नंबर 1 को देखिए, उसमें शिवाजी जब मुगल की सत्ता को स्वीकार करने के लिए वहाँ गया तो औरंगजेब ने उसका बहुत ही अपमान किया था। What was the consequences of this insult? इस जो इंसल्ट का उसे क्या नतीजा निकला ये देखते हैं। मनसबदार एंड जागीर्स, मनसबदार और जागीर्स क्या होती थी इसके बारे में पढ़ेंगे। As the empire expanded, the encompassed difficult region of the Mughals recruited diverse bodies of peoples, यानी कि जैसे जैसे इसका जो मुगल साम्राज्य है वो बढ़ता गया विभिन्न क्षेत्रों में, इसमें कई तरह के क्षेत्र जो थे वो उसमें जुड़ते गए। फ्रॉम ए स्मॉल न्यूक्लियर ऑफ तुर्किश नोबल्स they expanded to include Iranis, Indian, Muslims, Afghans, Rajput, Marathas and other groups. Those who joined Mughals service were enrolled as mansabdar, यानी कि जैसे जैसे इसका मुगल का साम्राज्य बढ़ता गया, विभिन्न क्षेत्रों में सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में, उसका जो प्रशासन था उसमें नियुक्त किया और सामाजिक समूह में सदस्य को नियुक्त करके उनको शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की यानी जो तुरानी थे, लेकिन अब इन्हें छोटे समूह के साथ साथ उन्हें शासक वर्ग में ईरानी, भारतीय, मुसलमान, अफगान, राजपूत, मराठा और अन्य समूह को भी सम्मिलित किया गया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए, यानी कि उसके जो शासनकाल में कार्य करते थे, उसके लिए कार्य करते थे, उन्हें मनसबदार कहा गया। द टर्म मनसबदार refer to an individual who hold the mansab, meaning a position or rank, यानी कि मनसबदार जो शब्द है उस शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। It was a grading system used by the Mughal to fix first rank, second salary and third military responsibility, यानी कि यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। सैलरी वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूक्लियर वैल्यू कॉल्ड जात, यानी कि पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। द हायर ऑफ जात द मोर prestige was the noble's position in court and the larger his salary, यानी कि जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक हो जाता था। The mansabdar military responsibility required him to maintain or a specified number of सवार और कैलरीवर मैन, यानी कि जो मनसबदार होते थे, जो सैन्य मनसबदार होते थे, उनको जो उत्तरदायित्व दिया जाता था वो था कि उन्हें घुड़सवार सेना रखनी होती थी, उसको मेंटेन करना होता था। द मनसबदार bought his कैलरीमैन फॉर रिव्यू, जो घुड़सवार सेना थी वो मनसबदार खरीदती थी, किस लिए? निरीक्षण करने के लिए। गॉट देम रजिस्टर्ड, उन्हें वो रजिस्टर करती थी। देयर हॉर्सेस बेंड एंड देन रिसीव मनी टू पे देम एज सैलरी, उनके घोड़ों को शाही दाग से दागा जाता था, यानी उन पे शाही जो ठप्पा लगाया जाता था, शाही ठप्पा लगाने के बाद ही उन्हें वेतन दिया जाता था। मनसबदार रिसीव देयर सैलरी एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर, which were somewhat like
मुमताज। जो मनसबदार थे वो अपनी जो सैलरी थी, उनको जो वेतन प्राप्त होता था वो राजस्व जिसे जागीर कहा जाता था उससे ही प्राप्त होती थी, जिसे हमने पिछले अध्याय में इक्ता पढ़ा था, जिसे हम इक्ता भी कह सकते हैं। बट अनलाइक मुक्ति, लेकिन हम उसे मुक्ति नहीं कह सकते। मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली reside in or administrator their जागीर, यानी कि उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्र करने का ही अधिकार था। They only had right to revenue of their assignment which was collected for them by their servants while the mansabdar themselves served in some other part of the country। यानी कि उन्हें जो राजस्व एकत्रित करने का ही अधिकार था, उनके यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। इन अकबर रीजन्स these जागीर्स were carefully assigned so that their revenue were regularly equal to the salary of the mansabdar। यानी कि जब अकबर का शासनकाल था तो उसका मतलब जब वो शासन करता था किसी अन्य राज्य पर, किसी अन्य क्षेत्र पर, तो उसे जो मनसबदार की जो सैलरी होती थी, यानी जो मनसबदार को वेतन दिया जाता था, वो बिल्कुल उसका आकलन बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता था, और वो जो रेवेन्यू, ये जो राजस्व उसको प्राप्त होता था वो तकरीबन मनसबदार के वेतन के अनुसार ही प्राप्त होता था। By Aurangzeb's region, this was no longer the case, and the actual revenue collected was often less than the granted sum। लेकिन जब औरंगजेब का शासनकाल हुआ तो उस समय मनसबदार बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। इस कारण से जो उन्हें राजस्व के द्वारा जो पैसा प्राप्त होता था वो मनसबदार के वेतन के लिए पूरा नहीं हो पाता था, कम ही पड़ता था। There was also a huge increases in the number of mansabdar which went a long way before they received a जागीर। यानी कि औरंगजेब के शासनकाल के समय मनसबदार की जो संख्या थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। इस वजह से जो मनसबदार होते थे उन्हें उनकी जागीर प्राप्त होने में बहुत ही समय लगता था, उन्हें बहुत समय इंतजार करना पड़ता था। These and other factors created a shortage in the number of जागीर्स। इसी कारण से जो जागीर थी उनकी शॉर्टेज हो गई, यानी कमी होने लग गई थी। As a result, many जागीरदार tried to extract as much revenue as possible while they had a जागीर। यानी कि इसी वजह से जो जागीरदार थे उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, और उनको जितना राजस्व वसूल कर सकते थे वो कर लेते थे। Aurangzeb was unable to control these developments in the last year of his reign, and the peasantry therefore suffered temporarily। जो औरंगजेब था वो ये सब कंट्रोल नहीं कर पाए, यानी कि वो उसके नियंत्रण से ये सब कुछ बाहर हो गया था, और वो इसी वजह से जो पिछले औरंगजेब के आखिरी जो शासनकाल के जो आखिरी समय था उस समय जो खेतिहर किसान थे उन्हें भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। जब्त एंड जमींदार, जब्त और जमींदार के बारे में पढ़ेंगे। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर वॉज द टैक्स ऑफ प्रोड्यूस ऑफ द प्रीजेंट। यानी कि जो मुगल लोग थे, मुगल काल के जो शासक थे, उनका एक इनकम का, यानी कि जो वो कमाते थे उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा किस चीज़ का था, बहुत बड़ा हिस्सा किसके द्वारा प्राप्त होता था, किसानों के द्वारा, किसानों की उपज के द्वारा ही प्राप्त होता था। इन मोस्ट प्लेसेस प्रेजेंट पेड टैक्सेस थ्रू द रूलर्स अलाइक, दैट इज द हेडमैन और द लोकल चीफ्टेन। यानी कि जो बहुत सी जगह पे जो किसान थे वो अपना टैक्स भरते थे किसी शक्तिशाली व्यक्ति को, या जो हेड होता था उनका मुख्य आदमी होता था, या तो वहीं का लोकल जो शासक होता था उसे ये लोग अपना टैक्स देते थे। द मुगल यूज वन टर्म जमींदार टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडिएटरीज, व्हाट आर दे वर लोकल हेडमैन और
या तो विलेज का कोई प्रमुख, ये सभी किस नाम से जाने जाते थे? जमींदार के नाम से ही जाने जाते थे। Akbar's revenue minister Todermal carried out a carefully survey of crop yard prices and areas collective for the 10-year period 1570 to 1580। यानी कि अकबर का जो शासनकाल था उस समय जो राजस्व विभाग का जो मंत्री था वो टोडरमल था। उसने 10 सालों तक ये कार्य किया और जो पैदावार होती थी उसके ऊपर उसने बहुत ही सावधानी पूर्वक सर्वे करता था वो। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा टैक्स वॉज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। यानी कि इस समय के काल में जो डेटा फिक्स था, उस समय जो टैक्स लिया जाता था वो बिल्कुल फिक्स था कि हर फसल पे कितना टैक्स लिया जाएगा। ईच province was divided into revenue circles with its own schedule of revenue rates for individual crop। यानी कि ये जो राजस्व, इसकी जो कार्य योजना थी राजस्व की, यानी कि जो टैक्स लिया जाता था वो कार्य योजना बिल्कुल सभी के लिए ही सेम रखी जाती थी, बिल्कुल फिक्स की जाती थी। दिस रेवेन्यू सिस्टम वॉज अननोन एज जब्त। ये जो रेवेन्यू सिस्टम था यानी कि राजस्व का जो योजना थी वो बिल्कुल ही फिक्स थी और इसे ही जब्त कहा जाता था। इट वॉज प्रीवेलेंट इन दोज एरिया वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स could survey the land and keep very careful accounts। यानी कि जो सर्वाधिक प्रचलित एरिया थे वहाँ मुगल के जो प्रशासनकारी थे वो खुद सर्वे करते थे और बहुत ही सावधानी पूर्वक उनका अकाउंट बनाते थे या खाता बनाते थे। दिस वॉज नॉट पॉसिबल टू प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल। ये बिल्कुल भी संभव नहीं होता था ऐसे एरिया में जहाँ ये प्रशासन के जो अधिकारी थे वो नहीं जा पाते थे। उन जगहों का नाम था एक तो गुजरात और बंगाल। ये एक ऐसे एरिया थे जहाँ जाकर ये सब कुछ कार्य कर पाना संभव नहीं था। इन सम एरिया द जमींदार एक्सट्रैक्ट ए ग्रेट डील ऑफ पावर। ऐसे जो एरिया थे, ऐसी जो जगह थी वहाँ जमींदारों ने अपनी बहुत ही अच्छी डील करी, लोगों के साथ बहुत अच्छी डील करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। द एक्सप्लोटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर कुड ड्राइव देम एट द रिबेलियन। यानी कि जो मुगल के जो प्रशासन अधिकारी थे वो कई बार शोषण भी किया करते थे। समटाइम्स जमींदार एंड प्लीजेंट ऑफ द सेम कास्ट अलाइंड द रिबेलिंग अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। यानी कि कई बार जो जमींदारों का किसानों के द्वारा राजद्रोह किया जाता था मुगल प्रशासन के खिलाफ। द पीजेंट रिवोल्ट चैलेंज द सेटेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर फ्रॉम एंड ऑफ द 17th century। यानी कि जो खेतीहर थे यानी खेती करने वाले थे उन्होंने सामूहिक विद्रोह किया। किसके खिलाफ? मुगल साम्राज्य के खिलाफ, जो कि 7वीं शताब्दी के अंत में, यानी कि जब 7वीं शताब्दी का अंत हो रहा था उस समय जो खेती करने वाले लोग थे उन्होंने मिलकर राजद्रोह किया। अकबरनामा एंड आइन ए अकबरी। यहाँ से हम